क्लास ज्वाइन करने पर हैंड रेज करके बता दो। सभी को आई थी, है ना, कोई बात नहीं, कर लो नीचे, सब कोई दिक्कत। इन अ मीडियम, जब हम बात कर रहे थे किसकी, कूलम्स लॉ की, तो कूलम्स लॉ में हमने 3-4 चीजें पढ़ी थी बच्चों। रिकॉर्डिंग हो गया ना स्टार्ट? हमने 3-4 चीजें देखी थी। देखो ये था कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बात कर रहा था, दिस कूलम्स लॉ पर्टिकुलरली बात करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। तो ये हम बार बार देख चुके हैं, हमें याद भी हो चुका है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की बात हो गई थी। और जब लास्ट टाइम में बात कर रहे तो आप सभी ने मुझे बताया था कि सर जब आप किसी चीज को हवा में रखोगे, है ना, या फिर वैक्यूम में रखोगे, तो उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स अलग रहेगा इन कंपैरिजन टू जब उन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस को उतने ही सेपरेशन पे किसी मीडियम में डिप कर दोगे, तो देयर विल बी सम डिफरेंट फोर्स। तो ये आप सभी ने मुझे बताया था जब हम पढ़ रहे थे, उसी फ्लो में आपने लॉजिकली थोड़ा सोच के बता दिया था कि सर जब यही 2 चार्जेस, देखो पॉइंट चार्जेस है, मान लो एक 1 कूलाम का है, दूसरा भी 1 कूलाम का है, दोनों के बीच में सेपरेशन 1 मीटर है, अब इनकी दूरी भी सेम, चार्जेस भी सेम। अब इसको वैक्यूम में रखे हो, यानी इसके बीच में कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, तो कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इनको हवा में ले आओ, हवा में एयर मोलिक्यूल्स है इनके बीच में, तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स होगा। फिर इन्हीं दोनों पॉइंट चार्जेस को किसी लिक्विड में डिप कर दो, तो कुछ फोर्स रहेगा। तो आप सबने मुझे बताया था कि इन ऑल दीज 3 केसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी रहेगा दैट विल बी डिफरेंट, तो उसका मैग्नीट्यूड रहने वाला है डिफरेंट। और वही चीज कहाँ पे रिप्रेजेंट होती है कूलम्स लॉ में, बाय द मींस ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के। जो के था उसी में ये इनहेरेंटली इनबिल्ट कर दिया जाता है कि जो मीडियम है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का, उसकी प्रॉपर्टी को के अंदर ही इनबिल्ट कर दिया जाता है। तो के इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम इन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। और के बारे में मैंने आपको बताया था, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और 1/4 पाई तो जी कांस्टेंट है, 1/4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों, पाई इज ए कांस्टेंट, 4 इज ए कांस्टेंट एंड 1 इज ए कांस्टेंट। तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे, ऊपर नीचे कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जो करना है, तो दीज आर कांस्टेंट क्वांटिटीज। तो ये हो गया कांस्टेंट। तो बच गया क्या, एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट केवल एक ऐसी चीज है जो एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए रहने वाला है अलग अलग। हवा के लिए अलग होगा, वैक्यूम के लिए अलग होगा, किसी मीडियम के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा। तो सब जो भी मीडियम आप करेगा, प्लास्टिक है उसके लिए अलग होगा, है ना। तो ये हर एक एक मीडियम के लिए रहने वाला है अलग अलग। तो अब बोलोगे कि सर फॉर के तो आप बोल रहे हो कांस्टेंट, यस इट इज अ कांस्टेंट बट फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। भाई के की वैल्यू एयर के लिए डिफाइन कर दिया आपने, फ्री स्पेस के लिए डिफाइन की, जिसको हम बोल रहे थे के इज इक्वल टू 9 × 10⁹ ये किसके लिए था, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू। अगर यही मैं बोलूं कि के की वैल्यू बताओ किसके लिए, किसी प्लास्टिक के लिए, है ना, या फिर किसी ऑयल के लिए, तो उसके लिए क्या के 9 × 10⁹ रहेगा, नहीं, अलग रहेगा। क्या रहेगा, वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पे। अभी देखो यहाँ तो एप्सिलॉन नोट है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री स्पेस, तो इसलिए नोट यूज किया। अगर ये यहाँ से हटा दें तो एप्सिलॉन वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करने वाला है कि किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए के की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एप्सिलॉन क्या है। तो ये बातें हमें समझ आई कूलम्स लॉ के लॉ से कि Q1 Q2 तो पॉइंट चार्जेस थे। आपने बोला सर कि ये Q1 है, ठीक है, दूसरा बोला ये Q2 है, दोनों पॉइंट चार्जेस है, ये बात समझ आती है हमें। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है उसको आपने आर बोल दिया, ये भी समझ आता है। अब बात आ गई कि मीडियम, अभी हवा में है, इसके बीच में जो भी पार्टिकल है उन पे भी डिपेंड करने वाला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। और उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी जी, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी के पे। और के की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, के की वैल्यू डिपेंड करेगी एप्सिलॉन की वैल्यू पे। अगर ये फ्री स्पेस के बारे में बात कर रहे हो तो एप्सिलॉन नोट रहेगा, जिसकी वैल्यू हम पढ़ते आ रहे थे ना, 8.85 × 10⁻12 था शायद, यही तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पढ़ते हुए आ रहे थे। अब देखो जब के की वैल्यू आपने एप्सिलॉन की वैल्यू फॉर फ्री स्पेस डाली, तो के की वैल्यू आपको पता था, जो मैं बार बार बोल रहा था कि के की वैल्यू 9 × 10⁹ रख दो रख दो रख दो रख दो बार बार, तो दैट वाज फॉर फ्री स्पेस या फिर एयर। तो एयर का अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हैं, और कंप्लीटली थ्योरेटिकली बात करो तो इट वाज डिफाइंड फॉर फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम के लिए। तो अब बात आ गई इसमें केवल और केवल एक अननोन बच गया पूरे कूलम्स लॉ में, जिसको हम बोल रहे हैं एप्सिलॉन, और उसकी बात है दैट इज परमिटिविटी, है ना। परमिटिविटी उसका नाम रखा, परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है जी, परमिटिविटी वही प्रॉपर्टी है मीडियम की जिसके कारण जो कूलम्बिक फोर्स है उसमें वेरिएशन आता है, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच
देयर इज सम डिफरेंस इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। और कैसे आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू ये है, किसी अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग हो सकती है। अब ये तो समझ आया कि परमिटिविटी क्या है, किसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी कि मोटे मोटे शब्दों में बोले कि दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स आएगा या फिर कूलाम्बिक फोर्स होगा, उसके अंदर जो वेरिएशन प्रोड्यूस कर पा रही है वही है परमिटिविटी। अब परमिटिविटी के साथ एक और नाम जुड़ गया जिसको बोला कि रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव क्या है ये भी देख लो। जैसा आपने डेंसिटी पढ़ा था, कोई बच्चा मुझे डेंसिटी की डेफिनेशन बताएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, उधर कैसे आते थे? यस, स्क्रीन में हम एक ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, आप सबकी राय जानते हैं क्या क्या बोलना चाहते हो। डेंसिटी के बारे में देखो, डेंसिटी को अगर पूरे इसको एग्जैक्ट टर्म्स में बात करें तो इट वाज वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। देखो हम बात करते रहते हैं ना कि रो है, रो का मतलब होता है डेंसिटी, 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 है ना, सबने सुना होगा अच्छे से। अब ये डेंसिटी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, किसी जैसे मेरा नाम है, अब मेरा छोटा नाम क्या है? नवीन। मेरा पूरा नाम क्या है? नवीन कुमार यादव। ठीक है, तो इतना बड़ा, तो ऐसी डेंसिटी की पूरी बात लिखोगे तो दैट वाज वॉल्यूमेट्रिक। अबे यार क्या हो जाता है, मैं पहले बहुत डेली चेक करता हूँ इसको, वहां नहीं दिक्कत करता। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। तो इसका पूरा नाम इसी से पता चल रहा है कि मास की डेंसिटी की बात हो रही है गिवन वॉल्यूम में, तो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, उसी को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कि डेंसिटी है। ऐसे ही बात करेंगे। अब एक चीज और होती है, जो फ्लूइड वाला चैप्टर याद करो 11th का, जिसमें थी क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना? यस सर। यस सर। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते थे बेटा, इसी को बोलते थे स्पेसिफिक वेट, और इसी को बोलते थे, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इसी को बोलते थे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, और इसी को बोलते थे रिलेटिव डेंसिटी। तो ये सब एक ही चीज के नाम थे। और रिलेटिव से देखो, मेरा जो वर्ड आ रहा है ना वो रिलेटिव आ रहा है बच्चे। इस रिलेटिव को मैं क्यों पकड़ के लाया? अब मैं आपको बोलता हूँ एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ स्टील, स्टील बोल लो, आयरन बोल लो, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ स्टील या आयरन दैट इज इक्वल टू 7700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी होगी स्टील की। और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, बताओ। हाँ जी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 1 किलोग्राम मास होगा किसका? वाटर का। तो दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मैं बोलता हूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये क्या होगी? डेंसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। जब वाटर के कंपैरिजन में बात कर रहे हो कि भाई स्टील जो है वाटर के कंपैरिजन में कितना डेंस है, तो फिर क्या करोगे? जो डेंसिटी स्टील की है उसको डिवाइड कर दोगे वाटर में, तो उतने गुना डेंस है ना भाई। स्टील के अंदर 7700 किलोग्राम है 1 मीटर क्यूब में, और वाटर के अंदर 1000 किलोग्राम है। तो कौन सा ज्यादा डेंस है? जिसकी डेंसिटी ज्यादा, उसके अंदर ही तो पार्टिकल उतने कूट कूट के भरे हुए हैं, तो दैट इज स्टील। स्टील मोर डेंस है, इसलिए उसमें ज्यादा मास आ जा रहा है उतने ही वॉल्यूम में। अब लेकिन वाटर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा आ रहा है? तो 7.7 आएगा ना। देखो 7700 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7.7। मतलब ये हुआ कि स्टील जो है वो वाटर के कंपैरिजन में 7.7 गुना ज्यादा घना है या ज्यादा डेंस है ना। डेंसिटी को हिंदी में जिन्होंने पढ़ा होगा घनत्व बोलते हैं, कि कितना घना मास उसमें भरा हुआ है, कितनी घनी चीजें, कितनी ज्यादा चीजें उसमें भरी हुई। तो जितने ज्यादा टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, जितने ज्यादा टाइटली पैक्ड एटम्स, वाटर के केस में मॉलिक्यूल, स्टील के वो होते हैं, स्टील के भी एटम्स होते हैं, बट बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट उसमें मिले हुए होते हैं। तो देखो, अब जितने ज्यादा उसके पार्टिकल, जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनको बोलो कि जो जितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उतना ही उसका ज्यादा डेंसिटी होगा। तो स्टील में 7700 था और वाटर में 1000 था, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में स्टील का कितना हुआ? 7.7 टाइम्स।
तो इसी को बोल दिया रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब देखो यहां तक क्यों आए, क्योंकि आपको पढ़ना है रिलेटिव परमिटिविटी, कि जब परमिटिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। लिक्विड्स के लिए जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी या इसकी रिलेटिव डेंसिटी की, तो हम कंपेयर करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। जब गैसेस की करते हैं तो एयर की डेंसिटी से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव था कि वी आर कंपेयरिंग द डेंसिटी विद सम नॉन डेंसिटी या कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके साथ। अब देखो परमिटिविटी के केस में क्या आएगा, परमिटिविटी के केस में आएगा कि हमें पता है जी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमें पता है कि इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब इसके अलावा किसी भी मीडियम की होगी और मैं उसको रिलेटिव टर्म्स में लिखना चाहूं तो क्या करूंगा, आई विल डिवाइड द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसा ही हमने रिलेटिव डेंसिटी के केस में किया था कि स्पेसिफिक वेट या रिलेटिव डेंसिटी वाज डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमारा वहां पे कंपैरिजन किसके साथ हो रहा था, वाटर के साथ, और यहाँ पे किसके साथ हो रहा है, फ्री स्पेस के साथ। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, खाली जगह है, उसकी परमिटिविटी जो है उसके कंपैरिजन में कितनी, उसके कितने गुना है ना, उसके कितने गुना। तो अब मेरे को बताओ कि जब हम नीचे बोल रहे हैं कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट था ना, ये तो था फ्री स्पेस के लिए। अगर यहाँ फ्री स्पेस की जगह कोई और मीडियम होगा तो ऐसे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन। तो अब बताओ जब कोई मीडियम होगा, ज्यादा डेंसर मीडियम होगा तो उसकी कंपैरेटिवली क्या आएगी, ज्यादा आएगी, है ना। यस तो फोर्स कम होगा कि बढ़ेगा, कम हो सर, कम होगा। भाई डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ रही है तो न्यूमरेटर वाली चीज घटेगी। तो जब आप ज्यादा डेंसर मीडियम में जाओगे, ऐसे मीडियम में जाओगे जिसकी परमिटिविटी फ्री स्पेस से ज्यादा है, तो क्या होगा, बोलो बोलो, फोर्स कम हो जाए। ठीक है, कम हो गया। अब देख लो, अब ये समझ आया, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी जो डिफाइन कर रही है कि कितना फोर्स या कितना ज्यादा आएगा। रिलेटिव परमिटिविटी कि यू आर कंपेयरिंग द परमिटिविटी ऑफ एनी पर्टिकुलर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसकी वैल्यू हमें पता थी। अब बताओ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस इज, अगर रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूं एप्सिलॉन आर फॉर फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या रहेगी, रिलेटिव परमिटिविटी भाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो क्या हो गया सर, वन हो गया यार। खुद के साथ क्या मतलब, मान लो मैं बोलता हूँ मेरा वेट 50 है और मेरा खुद के साथ कंपैरिजन वेट क्या होगा, 1 बराबर। 1 का मतलब क्या होता है, यूनिटी मतलब सब बराबर। ठीक है, यस सर। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गई बहुत बड़ी बड़ी बातें। तो ये एप्सिलॉन नोट था, अगर इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन देखो हमने क्या बोला था बच्चे, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द पर्टिकुलर मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस केस में व्हेन यू राइट समवेयर एज एप्सिलॉन, अगर कहीं एप्सिलॉन लिखते हो जैसे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो इसको एप्सिलॉन को कैन आई रिप्लेस विद एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नोट, कि भैया 1/4 पाई रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ऐसे कर सकते हैं कि जब कोई मीडियम आएगा उसके लिए अगर रिलेटिव परमिटिविटी दे दी तो दैट विल बी कम इन डिनोमिनेटर, वो नीचे आ जाए। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो आप देखो ये वाला फॉर्मूला फिर आपको ऐसे आ जाएगा कि किसी पर्टिकुलर मीडियम, फोर्स इन ए मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं बदला, बस अगर रिलेटिव परमिटिविटी दी है तो उसको नीचे डिनोमिनेटर में फिट कर दो, और अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी दी है तो इन दोनों को उड़ा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी, और उसको डायरेक्टली लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी बात थी। अब देखो फोर्स का तो आपने खुद ही बता दिया कि फोर्स इन ए पर्टिकुलर मीडियम इज गोइंग टू बी 1/εr ऑफ फोर्स इन एयर। अब एयर बोलो या फ्री स्पेस बोल लो, है ना, फोर्स इन एयर बोल लो या फोर्स इन फ्री स्पेस बोल लो। फ्री स्पेस मतलब बोलने का यही है कि जहां पे एप्सिलॉन नोट की बात हो रही है, ठीक है, और नीचे एप्सिलॉन आर। तो ये आप सबने बता दिया था। जब रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगी उस टाइम फोर्स इन ए मीडियम इज गोइंग टू बी लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इन एयर। दोनों चार्जेस थे, अब ये बात किसकी हो रही है, उन्हीं दो चार्जेस की, एक चार्ज दूसरा चार्ज, दूरी इनकी फिक्स है। जब एयर में थे तो कुछ फोर्स था, जब किसी मीडियम में डिप कर दिया, मीडियम उनके बीच में इंसर्ट कर दिया तो फोर्स बदल गया। और अगर उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज्यादा थी
तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द फोर्स व्हेन इट वाज इन एयर। क्लियर है? कितने बच्चों को ये बात समझ आई? हैंड थम्स अप कर दो। चलो शाबाश। ओके, तो अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दो चैप्टर के कंसेप्ट लगेंगे। एक तो लगेगा किसका, बोयंसी एंड फ्लोटेशन, कि जब कोई चीज तैरती है या किसी चीज पे बोयंट फोर्स लगता है तो उसमें क्या चीजें होती है ना, पहला कंसेप्ट जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज का आएगा। और दूसरा है जो अभी ताजा ताजा हमने सीखा है, क्या, कूलाम्बिक फोर्स, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K(Q1Q2)/R। ठीक है, तो कूलाम्बिक फोर्स का फॉर्मूला पता है हमें कूलम्स लॉ से, F इज इक्वल टू K(Q1Q2)/R²। और दूसरा लगेगा बोयंसी वाला। तो जिनको आता है एक बार ट्राई करो, नहीं तो जो बच्चों को नहीं आता वो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो कि एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। 1 मिनट अपने लिए लो, 1 मिनट में मैं समझाऊंगा, देन वी विल गिव यू अ टाइम, थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो स्टार्ट करो। रिया, रजत, डाउट है? नो सर। ठीक है। ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने। एक बार देखो, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा देता हूँ, इसका मतलब समझा देता हूँ, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फिर इसका सॉल्यूशन आप सोचना कि हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल चार्जेस, okay, two identically charged spheres are suspended by strings of equal length। सस्पेंडेड क्या होता है, लटकाए गए हैं। दो स्फीयर हैं, एक तो ये वाला, इसको बोलेंगे स्फीयर, और एक ये वाला। तो दोनों लटकाए गए हैं बच्चों, किसमें, किसी मीडियम में। ठीक है, बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये स्ट्रिंग जो है इनकी लेंथ इक्वल है, मान लो इसको एल बोल दिया तो ये भी एल हो, राइट। फिर क्या बात हो रही है, द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल 30 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा एंगल जो इनके बीच में एंगल है दैट इज 30 डिग्री, जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे। व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब द एंगल रिमेन्स सेम। तो अभी ये हवा में लटकाए गए हैं ना, दे आर सस्पेंडेड इन एयर या फ्री स्पेस बोलो। और जब इनको आप किसी लिक्विड में ले गए ऑफ डेंसिटी दिस, तो क्या होगा, तब भी एंगल रहेगा सेम, तब भी एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। ये 30 डिग्री था तो 30 रहेगा। What is the dielectric constant of liquid? Density of the sphere is 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। जो मटेरियल था ये वाला, इसकी डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जिस लिक्विड में इनको लटकाया गया उस लिक्विड की डेंसिटी वो क्या है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर सीसी। अब देखो बच्चों, ये बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। आप कुछ मत करो, आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, एप्सिलॉन आर की निकाल दो, या फिर एप्सिलॉन आर की निकालोगे तो ज्यादा जल्दी निकलेगी। ठीक है, तो आप ये करो, कैसे कर सकते हो। अब मैं एक आपको हिंट दे देता हूं। यहाँ पे ये मानो एक बीकर है बच्चों, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है ना, और डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो ये हम सब जानते हैं। अब इसमें एक बॉक्स या बोलो कि कोई ब्लॉक है जो डिप किया गया, इसकी डेंसिटी है 2000। इसको रॉ ये लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक बोलता हूं मैं, दैट इज 2000, अरे यार 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज 1 मीटर क्यूब। तो अब बताओ मुझे, इस ब्लॉक के ऊपर आप ऊपर की साइड कितना फोर्स लगेगा भाई। ए बॉडी दैट इज सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड, उस पे फोर्स कितना लगता है, आप थ्रस्ट बोलो या फिर उसको बोयंट फोर्स बोलो, वो कितना लगता है। इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द मास ऑफ द
इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द वेट ऑफ द मास, नहीं वेट, क्योंकि फोर्स का और वेट का यूनिट सेम रहता है। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी, तो इसने कितना डिस्प्लेस किया, 1 मीटर क्यूब वाले ने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, तो वन मीटर क्यूब में कितना लिक्विड था जी, 1000 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम इस पे लगेगा, 1000 किलोग्राम के वाटर के बराबर जितना वो होगा, इतने वाटर का जो वेट होगा उतना इस पे फोर्स ऊपर लगेगा, यानी कि 1000 किलोग्राम फोर्स, केजीएफ बोल दो या न्यूटन बोल दो, तो उतना फोर्स उस पर ऊपर लगने वाला है। ठीक है, तो इसमें वेटलेसनेस कितना हुआ, इसका वेट कितना हो गया था, पहले इसका वेट था 22,000 किलोग्राम फोर्स, 2000 केजीएफ। ठीक है, उसको घट गया उसमें से 1000, तो नेट वेट कितना हो गया 1000 केजीएफ। तो 1000 वेटलेसनेस फील करते हैं ना, ये आप सबने देखा होगा, या आप कभी स्विमिंग पूल में, तालाब में, नहर में कहीं भी तैरते हो या पानी में जाते हो, तो आपको खुद की बॉडी हल्की हल्की लगती है, तो दैट इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस। तो वही ये पार्टिकल भी फील करेंगे, पहले इनका वेट ऐसे लग रहा होगा हवा में थे तो, लेकिन वो बाद में तो कुछ घट जाएगा। तो वही चीजें दोनों इक्वेट करो और देखो, ट्राई करके देखो, कैन यू डू दिस थिंग। है तो इजी क्वेश्चन, जिनको फ्लूइड वाला थोड़ा बहुत आता होगा दे कैन इजीली क्रैक दिस वन। तो अभी जो भी डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट, जस्ट ट्राई टू थिंक कि क्या कर सकते हो आप लोग। वो खाली कोई नहीं बैठेगा, देखो आपको टाइम ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि एट द एंड एग्जाम में क्वेश्चन किसको करके आना है बच्चों, हु विल बी सर हम राइटिंग द एक्चुअल एग्जाम, आप लोगों को, है ना। तो आपका दिमाग चलना बेहद जरूरी है ना। सर को तो ये क्वेश्चन आता है, और सर तो वैसे भी 3 बैचेस में कराते हैं हर बार, तो मुझे तो आता है, लेकिन आपको करना जरूरी है। तो इस समय ये जो टाइम दिया जा रहा है, इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई टू रिमेम्बर कि यार कुछ तो था, तो उस वो दिमाग पे बार बार प्रेशराइज करोगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको चीजें याद आने लगेगी, एक दिन ऐसा भी आएगा क्वेश्चन नहीं हो रहा तो होने लगेगा। तो डोंट वेस्ट दिस टाइम, अभी 2 मिनट अपने लिए लो और ट्राई करो, कैन यू सोल्व दिस थिंग। अगर नहीं होता तो मैं कराता हूँ, बस उसमें आपका ये एक्सरसाइज हो जाएगा कि सर यार मैं जो सोच रहा था, क्या सर ने भी वही बताया, या जो मैं सोच रहा था शायद इसका सोल्यूशन उसी तरीके से निकला। तो आपको अप्रोच तो पता चलेगी कि हाउ कैन आई सोल्व दिस थिंग। तो अगर आपकी अप्रोच ठीक है, यार कोई बात नहीं, फॉर्मूला भूल गए, डेंसिटी भूल गए, बट वो जो सोच रहे हो कि क्या ये उसी तरीके से सोल्व होगा, फिजिक्स की जो फील आपके दिमाग में आ रही है, तो वो सोचो कि हाउ कैन यू सोल्व दिस थिंग। अभी 1 मिनट के लिए चुप रहूंगा, ट्राई टू गेट द थिंग। 2
ठीक है, बना? ठीक है, आ जाओ वापस। 2 ओके, कोई बच्चा ऐसा है जो कर रहा है अभी कि सर मैं कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ? थोड़ा वेट करो। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। भाई आओ, आ जाओ वापस, आ जाओ सभी लोग। ठीक है, छोड़ दो पेन वैन अपना जो कर रहे थे, अभी देखो इधर। चलो देखो, इस केस में क्या है ना, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी। देखो इन्होंने क्या बोला कि द एंगल, जो पहले एंगल है 30 डिग्री जो बोल रहे हैं, वो बाद में भी 30 डिग्री रहने वाला है। यहाँ पे 30 था, यहाँ पे जो केस था इधर 30 था, और इवन आफ्टर डिपिंग दिस apparatus इन सम लिक्विड, उसके बाद भी 30 रह रहा है। तो उसको उस सिमिलैरिटी से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो केसेस बनेंगे। इधर आओ, दिस इज द केस 1, जब ये लटके हुए थे कहां पे, हवा में। और दिस इज द केस 2 व्हेन द apparatus इज डिप्ड इनटू द लिक्विड, जब ये लिक्विड के अंदर इसको डिप कर दिया गया। ठीक है, दोनों ही केसेस में एंगल रहेगा सेम, यानी ये जो पूरा का पूरा एंगल दैट इज 30 डिग्री यहाँ पे। अब हाफ एंगल की बात करूं कि भैया ये लेंथ क्वेश्चन में दिया है कि स्ट्रिंग लेंथ का स्ट्रिंग का जो लेंथ है दैट इज इक्वल, तो इसके बीच में हाफ एंगल बाय द सिमिलैरिटी ऑफ द apparatus, क्या ये आधे एंगल को मैं 15 डिग्री बोल दूं? हाँ जी, Yes, sir. बोल दूं ना भाई, पूरा का पूरा 30 डिग्री, तो आधा वाला कितना, 15 डिग्री। अब केवल इस ट्राइंगल की बात करेंगे जिसमें मैंने एंगल ड्रॉ किया, ये 15 डिग्री वाला, इस वाले ट्राइंगल की, ये वाला। ठीक है, इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लो, फील करना है ना, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, ऐसे कर लो भाई, ट्रायंगल तो बन ही रहा है। और इसमें ये वाला एंगल कितना, 15 डिग्री। अब देखो, ये एंगल में दो फोर्सेस नजर आएंगे आपको। एक तो ये वाला फोर्स जो किसके बराबर है, mg 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 के बराबर, और ये वाला कूलम्बिक फोर्स है ना, एफ सी के बराबर, या बोल लो जो कूलम्बिक फोर्स एफ सी बोलते हैं ना जनरली, अपन लोग ट्राई करते थे एफ सी मतलब कूलम्बिक फोर्स की जो इलेक्ट्रिक रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट केस में तो था बच्चों ये जो नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था इस पार्टिकल पे दैट इज एम जी, और ये लग रहा था एफ सी। मान लेते हैं हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए, हमने अज्यूम कर लिया कि जी कोई भी मास रहा हो, कोई भी जी की वैल्यू रही हो, बट एम जी के बराबर नीचे फोर्स लगेगा। ग्रेविटी को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये क्वेश्चन में ना दिया हो तो छोटे छोटे अजम्पशंस हमें पता होता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड ही मानेंगे। ठीक है, अब एफ सी इज एक्टिंग हेयर, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, नेगेटिव रहेंगे तब भी रिपेल करेंगे, पॉजिटिव है तब भी रिपेल करेंगे, तो ये अवे लगेगा। और सिमिलरली इस वाले पार्टिकल पे कहाँ लगेगा, एफ सी लगेगा इधर, और इसका एम जी लगेगा नीचे। तो आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है, चाहे तो इधर वाला ट्राइंगल चूज कर लो, चाहे इधर वाला कर लो, लेकिन जिधर भी करोगे उस वाले पार्टिकल पे फिर बात करेंगे। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए इधर वाला कर लेते हैं, राइट, ऐसे ही कुछ भी रेंडमली चूज करके कि हम राइट वाले पे सोल्व करेंगे। एंगल हो गया 15 डिग्री, और इसमें दो फोर्स हैं, ये इधर वाला तो एफ सी है। अब कोई बोलेगा सर फोर्स तो इधर लग रहा है, आप इधर क्यों ले जा रहे हो? तो फोर्स का जब हमने शुरू में फोर्स की कहानी पढ़ी थी तो वहां बोलते थे ट्रांसमिसिविटी ऑफ द वेक्टर्स, कि वेक्टर को आप कहीं भी ले जाओ, वेक्टर को पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हो, बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज मत करो, यानी कि उसकी लेंथ मत बदलो और उसका डायरेक्शन मत बदलो, लेकिन उसको स्टार्टिंग पॉइंट कहीं भी रख सकते थे। तो जहां स्टार्टिंग आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका एंडिंग पॉइंट आ जाएगा, पकड़ के घुमाते रहो। तो एक जगह से उठा के वेक्टर को दूसरे जगह ले जा सकते हो, बशर्ते उसका लेंथ चेंज ना हो और उसका पॉइंटिंग वाला डायरेक्शन चेंज ना हो। ठीक है, चलो। yes sir अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ये भी दूसरे नजरिए से भी आप लोग देख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सर इधर ही है भाई, ये फोर्स यहाँ लग रहा है, लगने दो। अब इस वाले फोर्स को ये इधर लग रहा है या इधर लग रहा है, इसको ऐसे बना दूं, नीचे लग रहा है, कोई बात नहीं, तो उस हिसाब से देख लो, फिर भी एंगल इधर बन जाएगा। ठीक है, ये 15 डिग्री बन जाएगा। लेकिन आपको ज्योमेट्री का थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, जो मैंने कल शेयर किया था ना ग्रुप में, उसको पढ़ना, उसमें सब कुछ है, ज्योमेट्री भी है, कैलकुलस भी है, सारा है, तो उसको पढ़ना बच्चों, वो जरूरी है। आप लोगों के लिए, नीट वालों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा मैथ होता नहीं है, तो उतना रट लोगे ना जितना उसमें है, उसको समझ लोगे, जिंदगी पार है। फिर उसमें सब कुछ दे रखा है जितना जरूरी है, कुछ एक्स्ट्रा भी है जिसको मैं कटवा दूंगा बाद में अगर मन किया तो, बट एक बार पढ़ लो। तो उसमें ये दिया हुआ है कि एंगल्स को कैसे ले जाते हैं, एंगल्स के कितने टाइप होते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, इधर उधर की सारी बात, तो ये समझ लो। अब एफ सी है, ये इधर एफ सी, नीचे वाला एम जी,
तो मैं इसमें टेंजेंट थीटा निकाल लूं इस ट्रायंगल में, तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन, बोलो बेस। अरे टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर वो होता है जिधर चोंच, जिधर ऐसे मुंह खुला हुआ एंगल का, तो ये 15 डिग्री वाले का मुंह किधर खुला है, एफसी की तरफ, तो ऊपर आ गया एफसी और नीचे क्या आएगा, बेस, बेस ये वाला है एमजी। तो एफसी बाय एमजी इज टेंजेंट 15 डिग्री। और यही बात इसने दोबारा बोली कि एंगल डज नॉट चेंज, तो हम यहाँ भी टेंजेंट थीटा निकाल लेंगे, दैट इज टेंजेंट 15 डिग्री। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे एम जी नीचे लग रहा है, बट जी इफेक्टिव बोल दे इसको कि भैया इस जी इफेक्टिव, एम जी इफेक्टिव क्या है कि इसका मास था वो तो था ही, और उसके बाद कुछ इसमें वेटलेसनेस आई, उसको घटा दो, ठीक है, तो दैट इज एम जी इफेक्टिव, अभी के लिए बोल सकते हैं। और फोर्स था कूलम्बिक फोर्स, वो क्या आएगा, जब मैंने आपको बताया था इफ एप्सिलॉन और जो बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इज ग्रेटर देन 1, तो फोर्स ऑफ जो रहेगा वो घट जाएगा, दैट विल बी एफ मेड, बोले फोर्स इन ए मीडियम, फोर्स इन ए मीडियम इज लेस देन फोर्स इन एयर या फ्री स्पेस। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब देखो एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा है मान लो मीडियम के लिए, तो या ज्यादा भी है कम भी है, तो हमने ये बात करनी है ना कि एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, फोर्स इन एयर या फोर्स इन एयर जो ये फ्री स्पेस में था उसको डिवाइड करो एप्सिलॉन आर से, तो आपको फोर्स इन मीडियम मिल जाएगा। तो हम इसको एफ मेड की जगह इधर सीधा ये लिख देते हैं एफ बाय एप्सिलॉन आर। तो जो एफ था कूलम्बिक फोर्स वो तो घटकर हो गया एफ बाय एप्सिलॉन आर, और जो ये था ये वेट घटकर क्या हो गया mg से mg इफेक्टिव। क्यों, क्योंकि जितना mg लग रहा था उसमें कुछ वेटलेसनेस आ गई, तो दोनों के दोनों फोर्स अभी भी एंगल थीटा ही बना रहे हैं 15 डिग्री वाला। तो यहाँ टेंजेंट 15 निकालता हूं, तो दैट विल बी ये वाला, ये एफसी बाय एप्सिलॉन आर इधर रहेगा, एफसी बाय एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय mg इफेक्टिव। तो एफसी बाय एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय mg इफेक्टिव। mg इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज mg इंटू 1 माइनस स्पेसिफिक वेट बोल लो या रिलेटिव डेंसिटी बोल लो। तो इस केस में क्या है, रिलेटिविटी ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, यहाँ पे हवा थी, तो उसके कंपैरिजन में कितना, ठीक है। तो दैट इज ये वेट, ये आपको याद होना चाहिए, कहां से आएगा, फ्लूइड प्रॉपर्टीज से, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसको फिट कर दो, तो क्या आएगा जी कंपेयर होके, टेंजेंट थीटा बराबर था, तो एफ सी बाई एम जी इज इक्वल टू एफ सी बाई एप्सिलॉन आर इंटू एम जी अपॉन एम जी इफेक्टिव। दोनों को इक्वेट कर दो, इसको करो एफ सी बाई एम जी से इक्वेट, तो जो चीजें कट जाए, एम कट जाएगा दोनों साइड से, ठीक है, जी कट जाएगा, उड़ गया एफ सी, और ये एफ, ये भी एफ सी था, तो एफ सी से एफ सी उड़ जाएगा, क्या बचेगा, जो भी बचेगा वो बचेगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी उससे। तो इधर क्या था, इधर तो दोनों चीजें बराबर थी, तो टेंजेंट वाला कोई दिक्कत नहीं, दोनों कट के टेन थीटा बाई 15 बाई 15 1 आ गया। तो इसको रीअरेंज करोगे तो आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। ये 2 है, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू हमने निकालेंगे, यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, चलेगा। यस सर। थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया, बट इससे आपको कंसेप्ट बहुत सारे समझ आए। तो अब आपको मोटा मोटा चीजें क्या पता चल रही है, जो कंक्लूसिव पार्ट है कि एफ बाई एप्सिलॉन आर है, और दूसरा वेटलेसनेस जब किसी ऑब्जेक्ट को फील होती है तो उस केस में जो फोर्स लगता है दैट इज लाइक दिस mg इंटू 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। यस सर। एक बार पढ़ना इसको, फ्लूइड वाले इस फॉर्मूले को ढूंढना जिंदगी में कहाँ पे पढ़ा था, और फिर कर लेना, ठीक है। अभी आज फ्लूइड वाला भी शेयर कर दूंगा आपको, जैसे कल वेक्टर का शेयर किया था ना, परसों वेक्टर का, कल कैलकुलस का, आज फ्लूइड का, उसमें देख लेना। तो इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, एक बार टाइम मिला तो मैं भी आपको बाद में रिवाइज करा दूंगा। चलो ये चीजें देख ली थी, अब आओ वापस चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहला केस लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इक्वली डिवाइडेड है। अभी लीनियर मतलब कि वन डायमेंशनल क्या हो सकता है जी, क्या कढ़ाई से थ्योरेटिकली बताना, सर आपकी आवाज वन कट रही डायमेंशनल है, चीज को आप देख सकते हो क्या, सर आपकी आवाज अभी आ कट रही है, रही है। हेलो 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 यस सर, अब क्लियर है। बेटा, यस सर। इंटरनेट का इशू आई थिंक, यस सर, अब हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल, अभी ऑडिबल है, सर क्वेश्चन यस सर। ठीक है। यस सर। तो मैं क्या बोल रहा, हाँ यस जी, सर। ऑडिबल है ना यस तो, सर। यस
ठीक है ठीक है। Sir. तो मैं एक sir. क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या वन डायमेंशनल फिगर को आप देख सकते हो क्या नेकेड आई से? नेकेड आई नहीं, अपनी आंखों से क्या देख सकते हो क्या 1D 2D फिगर को? 1D को देख सकते हो, 2D को देख सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देख सकते हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि सर देख सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है कि लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है, पॉइंट होता है, एरिया होता है, बट ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात कि आप देख सकते हो। बट क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा, थोड़ा आउट ऑफ फिजिक्स, आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, बट ये बताना कि क्या 3D स्पेस, हमने पढ़ा है कि हमारा आसपास का जो स्पेस है दैट इज 3 डायमेंशनल स्पेस, एक्स, वाई और जेड। तो आप मुझे बताओ, कोई भी चीज अगर इस 3D स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है, क्या वो 1D या 2D हो सकती है क्या? या 0 डायमेंशन की कोई चीज हो सकती है जो 3D स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है? नहीं हो सकती ना। अगर मैं ये लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये लाइन है, क्या इसकी विड्थ और लेंथ दोनों दिख रही है आपको? नो सर। No, sir. अरे लेंथ तो दिख रही है, ठीक है, ये L है, क्या इसकी थोड़ी चौड़ाई भी तो है? अरे इधर देखो ना ऐसे। Yes, sir. अगर ये चौड़ाई 0 हो जाए, इसकी जो मोटाई है लाइन की 0 हो जाए, तो क्या आप इसको देख पाओगे? No, sir. No, लो, नहीं देख पाओगे ना। जैसे पॉइंट बना रहा हूं, अभी पॉइंट मैंने ऐसे बोल दिया कि दिस इज ए पॉइंट, ये वाला, तो ये इसका कुछ ना कुछ तो है यार, इसका लेंथ भी है, इसका ब्रेड्थ भी, आप जूम करते जाओ तो मिलेगा आपको, है ना। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि पॉइंट ऐसा होता है ना जिसकी लेंथ हो ना ब्रेड्थ हो, तो वो नहीं दिखेगा आपको। सिमिलरली जब हम एरिया की बात करें, ऐसे एरिया में ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है, बट इस एरिया का भी कुछ विड्थ होगा बच्चों, लेंथ तो है ही है, ब्रेड्थ भी है, और जिस मटेरियल से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ उस मटेरियल के साथ भी कुछ ना कुछ विड्थ रहेगा। जैसे मान लो पेंसिल से आप ड्रॉ कर रहे हो, तो आपकी पेंसिल का ग्रेफाइट घिस पेपर पे आ गया ना, तो पेपर पे आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो वो केवल 2D फिगर है, वो 3D पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे जो कि पेपर पर गिरे हुए हैं, तो दैट इज 3D, बट हम लोग उसका अप्रोक्सिमेशन करते हैं। उसी प्रकार से देखो, जब लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो हम प्रैक्टिकल केसेस कौन से लेते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। अब देखो कैमरा ऑन करता हूँ, नेट शायद सही हो गया होगा। इसमें प्रैक्टिकल केस ऐसा होगा, क्या आपको ये वायर दिख रही है? क्या इस वायर को देख पा रहे हो? मेरे हाथ में जो वायर है, नहीं दिख रही? यस दिख रही है ना? Yes, तो ये वायर है बच्चों। अब अगर मैं बोलता हूँ इस वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, तो उस केस में बोल देंगे कि इट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि जब इस वायर का लेंथ जो है दैट इज कंपैरेटिवली फार ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट, जो इसकी ये वाली डायमेंशन है, मोटाई जो इसकी है ना, वो कम है, वेरी लेस इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। जब इसकी लेंथ बहुत बड़ी है और इसकी मोटाई या चौड़ाई कम है उसके कंपैरिजन में, तो दैट इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल फिगर। जब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, जब थ्योरी की बात करेंगे तो बोलेंगे 1D फिगर नहीं दिखेगा जी, 2D फिगर वो भी नहीं दिखेगा। अगर कुछ दिख रहा है 3D स्पेस में तो वो 3 डायमेंशन, वो तो थ्योरी की बात होगी। बट जब प्रैक्टिकल की बात करेंगे, यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्रैक्टिकल बात आ गई। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन देखोगे तो आपको यही मिलेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रिंग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ वायर। तो ये सारे एप्लीकेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो उस केस में देखो, जब ये वायर है तो इसका ये लेंथ वाला पार्ट है दैट इज फार ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ या इसकी मोटाई। तो उस केस में, ऐसे सभी केसेस में हम बोलते हैं कि वी विल डिफाइन इट इन द वे ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर सम लेंथ, किसी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस लेंथ की वैल्यू से टोटल चार्ज को डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या आ गया कि पर यूनिट लेंथ, एक गिवन लेंथ में, ये यूनिट लेंथ मान ली, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो कितना होगा, Q बाय टोटल लेंथ। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, वो आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको डिफाइन करते हैं लैम्बडा से। और प्रैक्टिकल वाला मैंने आपको बता दिया कि ऐसी जगह पे ये डिफाइन होगा जहां पे एक डायमेंशन इज फार ग्रेटर देन, जैसे लेंथ है, लेंथ इज फार ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट, तो उसी फिगर को 1D बोल देते हैं। अब वायर है, मैं आपको बोलता हूँ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एन इलेक्ट्रिकल वायर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रॉड, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड। तो जो रॉड है या जो वायर है, अब ये 3D चीज है ना या 1D चीज है बच्चों? बताओ, क्या ये वायर 3D है या 1D है? 3D है ना? प्रैक्टिकली तो ये 3D है, बट हम इसको एज्यूम कर ले रहे हैं क्योंकि इसकी लेंथ बहुत लंबी है,
ऐसे केसेस में जब क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे केसेस आपको दिखाई देंगे कि लंबी वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रोड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग उस पे स्ट्रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब प्लेट की बात आएगी, 2D बात आएगी, उसमें बोलेगा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो 2D हो गया। और जब 3 डायमेंशन आएगा तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यूब पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसी ऐसी बातें आएंगी तो उसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो 1D ऐसा हो गया जी, 2D ऐसा होगा जिसमें अपन लोग बात करेंगे किसकी, एक सरफेस की, एक एरिया की, ठीक है। अब वो सर्कुलर भी हो सकता है या स्फेरिकल एरिया का आउटर मोस्ट जो एरिया होता है ना, स्फीयर है, उसका बाहर वाला सरफेस एरिया, तो उस पर भी चार्ज हो सकता है बाहर बाहर खाली, तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे कोई बताओ एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना होता है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4/3 क्यूब 4/3 पाई आर स्क्वायर, सही है क्यूब या ये हो रहा है 4 पाई आर स्क्वायर? बताओ कौन सा सही है? So 4/3 pi r cube. 4/3 देखो, अभी गलत बोल रहा हूं। मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, अब देखो कितनी Pi cube. जो मैंने कल शेयर किया उसको 4 अभी पाई बच्चे पढ़ेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सर नेटवर्क इज नॉट क्लियर। 4/3 Issue. सर नेटवर्क इशू आ रहा है आपका। हाँ 4 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेलो वॉल्यूम, एम आई ऑडिबल गाइस? हेलो नो सर आवाज कट रही है। अभी भी नो सर कट रही है। कोई बच्चा है जिसको साफ आ रही है आवाज? यार इतने बच्चों को Yes, दिक्कत आ रहा है तो sir. जेन्युइनली होगा। कोई सर बात अब क्लियर है। अब क्लियर, हाँ ठीक है। यार आज Sir, अब मौसम clear बिगड़ है। गया अचानक से, मेरा ब्रॉडबैंड भी बंद है और फोन का फिर है ना मौसम, आपको तो पता ही होगा, आपका ज्यादा बिगड़ता है। कोई बात नहीं, तो अभी हमारा कंसेप्ट बस 3D और पढ़ लेते हैं, फिर हम कर देंगे फॉर द डे, है ना। तो जब बात कर रहे थे, अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन हो सकता है, आउटर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हो सकता है, कुछ भी है। तो वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको उस शीट में रखें जो कल शेयर की थी, तो एक बार प्लीज उसको पढ़ेंगे, नोट डाउन कर लेंगे यार, कहीं लिखोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी चीज लिखी जाएगी थोड़ी बहुत, है ना। तो ऐसा करना, ठीक है। जब 2D सरफेस की बात हो रही है, वो प्लेन सरफेस भी हो सकता है ऐसा सा कुछ, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई 3D शेप का आउटर सरफेस एरिया। तो उन सब केसेस में हम डिफाइन करते हैं चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा के टर्म्स में। उसमें भी क्या है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो टोटल चार्ज को सरफेस एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपका मिलेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जिसको डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्मा। ये वही सिग्मा है जिससे हम सरफेस टेंशन डिफाइन करते थे, तो ये वही है सरफेस चार्ज, ठीक है। ऐसा ही केस होगा जब 3D में बात करेंगे कि वॉल्यूम है जी, अब ये स्फीयर है, स्फीयर के अंदर वॉल्यूम के अंदर तक चार्जेस घुसे हुए हैं, बाहर तो थे ही, अंदर तक चार्जेस घुसे हुए हैं, तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और यही अगर एलिमेंटल वॉल्यूम की बात करो, एलिमेंटल वॉल्यूम का बात मतलब इनफाइनेटसिमली स्मॉल। जब हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, जब आपने, मैं आपको मोशन इन 1D पढ़ा रहा था, तो वहां पे बात कर रहे थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वी वर टॉकिंग कि द वेलोसिटी इन द इनफाइनेटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल फॉर्म में बच्चों कि ds/dt वाज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये बिना वेक्टर वाला ds/dt वाज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, ऐसा था। तो जब इंस्टेंट की बात करें तो उस टाइम उसको बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, एलिमेंटल वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, तो दैट इज कॉल्ड एज ये छोटा वाला वॉल्यूमेट्रिक चार्ज dq/, ठीक है। छोटे एलिमेंटल वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो टोटल चार्ज निकाल सकते हो। तो ऐसा हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे कल, अभी नहीं कर रहे, तो मैंने दिक्कत आ रहा है, तो अभी हम ड्रॉप करते हैं,
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे अगले वाला। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ज्वाइन करना, इसको पढ़ना, और जो आपको वो दिया है ना क्या बोलते हैं कल जो शेयर किया था जिसमें फॉर्मूला वगैरह है डिफरेंशियल के, इंटीग्रेशन के, वो सारे पढ़ के आना। और वॉल्यूम के फॉर्मूले, सरफेस एरिया के फॉर्मूले एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हें याद रहेगा। याद भी नहीं रहा तो ये पता रहेगा कि वेयर आई हैव टू रेफर, मुझे कहाँ देखना है, तो उस वाले पूरे को पढ़ना। ये हम कंटिन्यू करेंगे। अभी अटेंडेंस ले सकते हैं, कुछ बच्चे तो चले गए। अभी किसी बच्चे को डाउट है तो डाउट पूछ लो, है ना। दोनों स्ट्रीम होती है, ऑडियो हमारा सही आएगा। अभी डाउट वाले हैं भाई कोई? नो सर। अरे मेरी आवाज आ रही है कि मैं ऐसे ही बोलने जा रहा हूँ?